हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है या सोशल स्टडी आपका सब्जेक्ट है, सामाजिक ज्ञान, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। मौर्य वंश व गुप्त वंश, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम मौर्य वंश के बारे में पहले डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से ही किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसके बाद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें कि हम गुप्त वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मौर्य वंश व गुप्त वंश की पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें कि हम मौर्य वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक था, ये इनका शासन काल का समय था। ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता का प्रथम नायक, भारत का प्रथम सम्राट, प्रथम साम्राज्य का संस्थापक या अखंड भारत का संस्थापक कहा जाता है। इतने सारे उपाधि मतलब नाम दिए गए थे इन्हें कि पहले भारत का, अखंड भारत का मतलब जिसके खंड ना हो, पहले अखंड भारत का सर्वप्रथम सम्राट या भारत का प्रथम सम्राट या भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यूनानी साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस कहा है। ये इनको नाम दिए गए थे, सैंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस। ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हुए हैं कि सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस किसे कहा गया है, तो ये कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को, नंद वंश था, उसके शासक घनानंद को पराजित करके मगध में, कहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वर्तमान में पूछा जाए ये मगध कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? गुरु चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। इनका नाम ही चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं को कहा जाता था। इनकी सहायता से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। घनानंद जो था नंदवंश का शासक, बहुत ही क्रूर था वो। उसने एक बार चाणक्य को बहुत अपमानित किया था। तब चाणक्य ने ही उसका शासन खत्म करने के लिए इसको चंद्रगुप्त को राजा बनवाया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर ही धनानंद का शासन खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध, ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये सेल्यूकस कहाँ का राजा था? तो ये था सीरिया का शासक था ये। इस युद्ध में क्या हुआ था कि सेल्यूकस हार गया था। सेल्यूकस के हारने के बाद सेल्यूकस ने जो है अपनी बेटी हेलेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी? हेलेना किसकी बेटी थी? सेल्यूकस की बेटी थी। इसका विवाह इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। हारने के बाद इसने अपनी बेटी का विवाह कराया। साथ ही चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दिए थे। कौन से? काबुल, खैरात, कंधार और बलूचिस्तान। ये 4 प्रांत इसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, प्लस 500 हाथी भी दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। मतलब हमारे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विवाह था, वो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह था। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज किसका दरबारी था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था।
मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इसने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज किसका दरबारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और किसने भेजा था इसको राजदूत बना के? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। इस इंडिका पुस्तक को मौर्य समाज का दर्पण भी कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर को भारत का प्रथम राजदूत भी कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको मौर्य वंश के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, पढ़ने को मिलेगा। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर ने पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात के तट बीच में झील है सुदर्शन झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आगे तक नाम कई जगह, इसका मतलब कई वंशों में नाम आएगा इसका। तो सबसे पहले इस झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था। किसने कराया था? पुष्यगुप्त ने। और इसकी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है गुजरात के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, रुद्रदामन, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद लास्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु। ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके नेतृत्व में जैन धर्म ग्रहण किया था? भद्रबाहु के साथ। और ये भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ जाकर संलेखना विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे। देखिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। सेकंड, उन्होंने किसके नेतृत्व में वो श्रवण बेलगोला गए थे? वो गए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इन्होंने आएगा श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में, वर्तमान के कर्नाटक में है। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला है। वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे 298 ईसा पूर्व में। संलेखना विधि होती है जिसमें कि इंसान खाना पीना छोड़ देता है और जब तक उसके प्राण निकल ना जाए तो वो खाना पीना सब छोड़ के तपस्या में लीन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके आगे बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार। दुर्धरा कौन थी? दुर्धरा घनानंद, जिसको नंद वंश के शासक घनानंद को नाश किया था इन्होंने, उसकी बहन थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल कब से है? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसका समय है। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन या भद्रसार भी कहा गया है। ये इनकी जो उपाधियाँ, इनके उपनाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर पूछा जाए अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये। उसके बाद है बिंदुसार का जन्म सर्जरी से हुआ था। मतलब आज के टाइम में जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो सर्जरी से होती है, तो ये उस समय सर्जरी से हुआ था। और सर्जरी मतलब इसे प्रथम सिजेरियन सम्राट भी कहते हैं। प्रथम सिजेरियन सम्राट माना जाता है। इसके समय में सीरिया से दो दरबारी थे जो इसके दरबार में थे। 2 राजदूत आए थे, एक डायमेकस और एक डायनोसिस। इसके दरबार में सीरिया से दो राजदूत आए जो इसके दरबारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज और इसके दरबार में आए थे डायमेकस और डायनोसिस। बिंदुसार ने अपने अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बना। इसने इसको अपनाया, आजीवक संप्रदाय को अनुयायी माना। इसके बाद है अशोक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अशोक से क्वेश्चन आता ही है।
अशोक 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक। अशोक बिंदुसार और धम्मा का पुत्र था। अशोक जो है बिंदुसार और धम्मा का पुत्र था। धम्मा इसकी माँ का नाम था और इनके अन्य नाम भी थे, शुभदांगरी, जनपद कल्याणी, चंपा, ये इसकी माँ के ही नाम थे अशोक की। ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक का राज्यरोहण पूछा जाए तो 273 ईसा पूर्व में, लेकिन अगर उसका राज्य अभिषेक पूछा जाए तो 269 ईसा पूर्व में। 4 साल का डिफरेंस है। मतलब राज्यरोहण ये तय कर दिया था कि अशोक राजा बनेगा 273, लेकिन ये गद्दी पे बैठा था, पूर्ण रूप से इसका अभिषेक हुआ था सिंहासन पे, तो ये था 269 ईसा पूर्व तक। इसमें कितना डिफरेंस है? 4 वर्ष का डिफरेंस है। ये पूछा था, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि अशोक अपने राज्यरोहण के कितने वर्षों के बाद सिंहासन पे बैठा था, तो 4 वर्षों के बाद बैठा था। इन 4 वर्षों तक इसने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष किया था अपने भाइयों के साथ, क्योंकि जो इसके पिता थे बिंदुसार, इन्होंने अपने बाद सुसीम, उसके अपने बेटे सुसीम को राजा घोषित किया था, लेकिन अशोक को यह मंजूर नहीं था। एक सिंहली अनुश्रुति उसमें ये लिखा हुआ है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि इसने अपनी गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक राजा बनने से पूर्व, मतलब राजा बनने से पहले बिंदुसार के टाइम में ये उज्जैन और तक्षशिला का सूबेदार था और इसने बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह भी दबाया था। रास्तरंगिणी पुस्तक है जिसके लेखक है कल्हड़। रास्तरंगिणी एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं कल्हड़। इसमें ये कश्मीर के बारे में है ये पुस्तक पूरी, और इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि रास्तरंगिणी का, इसका मतलब कश्मीर का प्रथम शासक अशोक था और अशोक ने के द्वारा ही कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना की गई थी। ये जानकारी हमें मिलती है रास्तरंगिणी से, कल्हड़ की पुस्तक से। अब बात करते हैं अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। यह हुआ था इसके युद्ध मतलब इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष पूरे होने और 9वें वर्ष के शुरू होने के समय कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग पूछा जाता है कि वर्तमान में कलिंग कहाँ है, तो वर्तमान में कलिंग उड़ीसा के तोसली में है। ठीक है, 9 वर्ष में कलिंग उड़ीसा तोसली में हुआ था। कलिंग युद्ध के समय वहाँ का शासक कौन था, तो नंदराज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध के समय जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, नंदराज था। और यह जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है हमें। ठीक है, कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के 13वें अभिलेख से मिलता है। अशोक के जो हैं अभिलेख हैं, बहुत सारे अभिलेख हैं, वृहद अभिलेख हैं, इसके लघु अभिलेख हैं, इनके स्तंभ अभिलेख हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसके अभिलेख के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके सारे अभिलेखों के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन तभी जब आप मुझे कमेंट में करके लिख के बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस युद्ध के पश्चात, ये युद्ध जब हुआ था तो इस युद्ध में अशोक जीत गया था, लेकिन इस युद्ध में इतने लोगों की हत्या और ये सब देख के इसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और इसने युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति को अपना लिया था। इम्पॉर्टेंट है, इसने कौन सी नीति का त्याग किया था, युद्ध नीति का त्याग किया था और धम्म नीति को अपना लिया था। धम्म नीति का मतलब होता है कि इसने, धम्म का मतलब होता है प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के उत्थान के लिए कार्य करना। अशोक के समय 251 ईसा पूर्व में, अशोक के समय 251 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। किस शासक के समय में, अशोक के समय में, और अध्यक्ष कौन थे इसके, मोगलीपुंत तीष्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है इनके अभिलेखों में। इसके कई नाम मिलते हैं, देवानाम मिलता है, देवानाम नामस्य मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है, ये सारे अभिलेखों में इनके नाम मिलते हैं। अशोक का सर्वप्रथम नाम अशोक, मतलब अशोक का नाम अशोक था, ये सर्वप्रथम हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये
मास्की अभिलेख कर्नाटक से पता चलता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें ये गुर्जर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, निट्टूर अभिलेख जो कर्नाटक में है, उदयगोलम अभिलेख जो कर्नाटक में है, इससे भी पता चलता है कि इसका नाम अशोक था। लेकिन सर्वप्रथम पूछा जाए तो मास्की अभिलेख कर्नाटक से। ये चारों जो हैं मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, निट्टूर अभिलेख और उदयगोलम, ये चारों जो हैं इसके लघु लेख हैं अशोक के। अशोक ने पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। मतलब अशोक ने जो सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाया था अपने शासन के 4 साल के बाद। मतलब जब ये राजा बने थे, अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, उसके 4 साल के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन पूर्णतः जो इसके अनुयायी बन गए थे वो हुए थे ये कलिंग युद्ध के बाद। इसके बाद है अशोक के जो अभिलेखों की खोज की थी, सर्वप्रथम खोज की थी टिफेंथ हेलर में। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाला कि अशोक के लेखों की सर्वप्रथम खोज की थी टिफेंथ हेलर ने 1750 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के जो अभिलेख हैं वो अभिलेखों की 4 लिपि हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और एरामाइक। अशोक के अभिलेखों की 4 लिपि है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और एरामाइक। ठीक है फ्रेंड्स, खरोष्टी लिपि जो है इनकी पाकिस्तान में 2 अभिलेख मिलते हैं। इनके, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो इसमें इनके लेखों की लिपि खरोष्टी मिलती है। और अफ़गानिस्तान में इनके लेख हैं उसमें ग्रीक और एरामाइक लिपि मिलती है। और भारत में जो भी इनके अभिलेख हैं उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि मिलती है। अभिषेक के जो भी अभिलेख भारत में है उनकी लिपि जो है ब्राह्मी मिलती है। सिर्फ एक अभिलेख कर्नाटक में एराईगुड़ी का अभिलेख है, सिर्फ एकमात्र वही अभिलेख है जो 2 लिपियों में है, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसके बाद अशोक के बाद जो मौर्य वंश का समय रहा था वो 185 ईसा पूर्व तक था। तो अशोक के बाद जो राजा बने थे वो कुणाल, संप्रति, दशरथ व वहदरथ, ये शासक बने थे। और वहदरथ, अगर पूछा जाए मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वहदरथ। ठीक है फ्रेंड्स, वहदरथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। मौर्य काल में सोने के सिक्के चलते थे, उनको बोलते थे निष्क या सुवर्ण। चांदी के सिक्के चलते थे, उनको बोलते थे पर्ण। और तांबे के सिक्कों को बोलते थे मशक व कांकड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया है। और मैंने इसके अभिलेखों के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है। अगर आप इसके सभी अभिलेखों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगी सिर्फ अभिलेखों को लेके। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट में कीजिएगा कि आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर किस टाइप से आते हैं, पूछा जाए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे मेगस्थनीज। पूछा जाए कि किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के बाद सिंहासन त्याग दिया था, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आपको दोनों ही मिले, केवल महेंद्र भी मिल सकता है और केवल संघमित्रा भी मिल सकता है, या दोनों भी मिल सकता है। फिर है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थान कलिंग वर्तमान में कहाँ है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उड़ीसा में है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य।
चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है अर्थशास्त्र के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसने पूछा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार, मतलब अर्थशास्त्र जो बुक है चाणक्य की, उसके अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए कौन प्रसिद्ध था? मतलब किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था कंबल के लिए। नेक्स्ट है, कौन प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र होगा? ये गलत टाइप हो गया है। कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो क्षेत्र कौन जाना जाता था? ये गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है, गंगा जो नदी है उसका दक्षिणी क्षेत्र है, वो मगध के नाम से। उस समय ऐसा नहीं है कि मतलब वर्तमान का बिहार का क्षेत्र है, लेकिन उस समय गंगा का दक्षिणी क्षेत्र सारा ये मगध के नाम से जाना जाता था। फिर है नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीकरण किस काल में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीकरण यानी रिकॉर्ड रखना किस काल में शुरू हुआ था? तो ये मौर्य काल में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।